कि उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त होकर आज बदलाव का मानस बना चुकी है। यूपी में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? एक चीज़ खास करके मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जब आप 2009 में आप यूपी से शायद 20 या 22 सीट जीतते हैं, इस बार आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं और आपको 17 सीट दी गई है। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से 2009 में भी मैं उत्तर प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह के साथ सह प्रभारी था। आई वॉज को इंचार्ज एंड वी असिस्टेड हिम एज ए टीम। और उस समय हमने इसी तरह से एक टीम में काम किया दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में। और उस समय भी राहुल गांधी जी का विशेष फोकस उत्तर प्रदेश होने के कारण यहाँ पर बहुत नज़दीकी से उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। और 2009 में जो परिस्थितियाँ थीं उसी प्रकार की परिस्थितियाँ मैं आज फिर महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त होकर आज बदलाव का मानस बना चुकी है। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू चेंज द मोदी। और वो चाहती है कि एक बदलाव यहाँ के आबो हवा में, यहाँ के लोगों की हर मीटिंग में, पॉलिटिकल डिस्कशन में आपको महसूस होगा। मुझे खुशी है कि कांग्रेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस एज अ मदर पार्टी ऑफ ऑल पार्टी इन उत्तर प्रदेश, बेसिकली उत्तर प्रदेश में हमारी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं। और मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर विशेष रूप से लोकसभा को केंद्रित करते हुए माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी, उसके चलते हुए मैं 2 बार प्रदेश का मैंने दौरा करते हुए संगठन रिव्यू जगह जगह पर किया है। और इस चीज़ की मुझे बहुत संतोष है कि इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में लोगों का ने जो एक देश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए और विशेष रूप से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद स्वाभाविक रूप से इस देश की मानसिकता में राजनीति एक नया करवट ले चुकी है। और एक नई सोच के साथ इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का मध्यम वर्ग, इस देश का छोटा व्यापारी, हर वर्ग एक बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है। जिस तरीके से तानाशाही रवैये से इस देश की पिछले 10 वर्षों में सरकार चल रही है और उसके चलते हुए देश का हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मैं आप जो कह रहे हैं ये आप अपने पोजीशन को बता रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2009 में आप 20 से 22 सीट जीतते हैं और 2000 जब आप 24 का चुनाव लड़ रहे हैं अलायंस में, तो 17 सीट पर आप लड़ ही रहे हैं चुनाव। मतलब ये देखिए, गठबंधन की यही एक विशेषता है। और 139 वर्ष पुरानी पार्टी होने के बावजूद देश में मात्र 300 के करीब सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है आउट ऑफ 543। और उसका उद्देश्य मात्र ये है कि इसमें 32 अन्य दल, राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल हैं, जो अपोजिशन में रहे हुए हैं, जो डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी दलों को एकत्र आना पड़ा। और उसका प्रमुख कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है और 800 से भी ज़्यादा देश के राष्ट्रीय नेताओं को, अलग अलग पक्षों के प्रमुख नेताओं को जिस प्रकार से दबाव डालकर ईडी का, पुलिस का, अन्य सही तरीके से डराकर धमकाकर, जिन्हें कल तक को भ्रष्टाचारी कहते थे और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनने के बाद में वो सदाचारी हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के तहत हर राजनीतिक दल ने इस चीज़ को एहसास किया, महसूस किया कि अगर हमें मुकाबला करना है और अगर मोदी को हटाना है तो हम सबको एकत्र आना होगा। और इसके चलते हुए पार्टी ने एक बढ़कपन दिखाकर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मात्र 17 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड कोलिएशन, दैट इज़ कॉल्ड गठबंधन, दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर फेसिंग अ opponent like Modi and BJP। सर, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग भाजपा को यहाँ 30 से 40 सीट पर रोक देंगे। तो ये रोड मैप, मतलब कैसे आप लोगों ने रोड मैप तैयार किया है? लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चंस। ये रोड मैप आप लोगों ने कैसे तैयार किया? जबकि हम पूर्वांचल के इलाके में घूमते हैं तो योगी और मोदी की लहर बहुत है, यहाँ बरकरार है। तो ऐसे में 30-40 सीट आप लोग कैसे उत्तर प्रदेश में आप भाजपा को रोकते हैं? देखिए, लहर इस प्रकार की जो आप बोल रहे हैं, इस प्रकार की लहर तो कहीं दिखने में भी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि आप सभाएं देख लीजिए, चाहे योगी की हो या मोदी जी की हो, लहर जो चीज़ होती है वो आप देखिए राहुल जी की सभाओं में। लहर का आपको दर्शन होगा आप जब देखेंगे रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, झांसी आज हो रही है, या कानपुर में हो या कन्नौज में ही,
उसको लहर कहते हैं। मीडिया के माध्यम से, इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से, अलग अलग मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से रीलें बनाकर और उसे अगर हम लहर कहें तो आज जनता, किसान, इस देश का युवा बुरी तरह से आक्रोशित है और वो बदलाव चाहता है। और ये बदलाव की लहर आपको देखने मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते, माफ कीजिएगा, अमेठी में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं और रायबरेली जाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत स्वाभाविक है। रायबरेली, अमेठी ये गांधी परिवार की बहुत पुश्तैनी सीटें रही हुई हैं, जहां सदियों से जवाहरलाल नेहरू जी के से लेकर इंदिरा जी, फिर बाद में राजीव गांधी, उसके बाद में सोनिया गांधी इस सीटों से ही लड़ते आए हैं। और रायबरेली से माननीय सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा जाने के बाद इस सीट से, ये पुश्तैनी सीट से स्वाभाविक है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें वहाँ से लड़ने कहा, क्योंकि ये परिवार से जुड़ी हुई पूरे परिवार की सीट है और वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका, जिम्मेदारी राहुल गांधी पे दी गई। तो अमेठी को क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा। अमेठी से एक हमारे बहुत ही सीनियर तजुर्बेकार संगठक के रूप में के एल शर्मा जी को दिया, जो पार्टी के परिवार से भी बढ़कर हैं, पार्टी के गांधी परिवार के नज़दीक है और 30 साल से उन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि दूसरी बार भी हार का डर था। राहुल गांधी के बारे में एक इमेज बन जाती इस हार के बाद कि वो हिंदी हार्टलाइन के हीरो नहीं है। देखिए, ये आप भारतीय जनता पार्टी का जो प्रश्न है, ये 2 जून को, जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि पहले वो के एल शर्मा जी से तो निपट लें, राहुल गांधी से बहुत दूर की बात है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो पीएम का चेहरा कौन होगा? बहुत स्वाभाविक है, इसमें बिल्कुल किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इंडिया अलायंस के सभी सहयोगी दल, ऑल द अलायंस पार्टनर विल सिट टुगेदर, वो सब साथ में बैठकर और चर्चा कर जो भी निर्णय होगा सामूहिक तरीके से निर्णय लिया जाएगा। राहुल गांधी पीएम होंगे क्या अगर इंडिया? राहुल गांधी तो आज नेतृत्व कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी सभी इसमें सहयोगी हैं। अभी तो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या देश का करेंगे या इंडिया अलायंस की सरकार? ये अलायंस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो इसका निर्णय करेंगे। एक सवाल बार बार भाजपा कह रही है कि आप लोग संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं कि 400 का जो नारा है भाजपा का, वो दरअसल इसलिए है कि वो संविधान को बदलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये लोगों को डरा रहे हैं, कभी मुसलमानों को डराते हैं और अब ये दलित पिछड़े समाज को डरा रहे हैं संविधान के नाम। 10 वर्षों से इस देश की जनता को आतंकित कर और तानाशाही तरीके से, कभी नोटबंदी, कभी इस देश में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग कर इस देश की जनता को आतंकित कर रखने के बाद में अगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की भाषा बोलती है, हास्यास्पद है। स्टेज पर छाती ठोक कर उनके माननीय मंत्री, माननीय सांसद इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, आप उसको अंदर क्या क्यों कर रहे हैं? संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान को एक कानून लाना चाहते हैं, इस देश में एक चुनाव लाना चाहते हैं, इस देश के लोगों को एक भाषा, एक पहनावा, एक खान, एक धर्म का नारा वो छाती पीट कर दे रहे हैं। तो आपके इस प्रश्न को मुझे लगता है कि उनसे ही पूछना पड़ेगा कि इसमें डर की बात, लोगों को सावधान करना, सतर्क करना और संविधान को बचाना, ये तो मौलिक हक है इस देश के नागरिकों का। आपका जो घोषणा पत्र है उसमें कई महत्वाकांक्षी वादे हैं। उस घोषणा पत्र में लोगों को काफ़ी उम्मीद है, चर्चा हो रही है, वो जो 1 लाख रुपए देने की बात हो रही है महिलाओं को लोग, लेकिन उस घोषणा पत्र को लेकर करके पुरानी जो वर्तमान सरकार है उसके आईने में देख रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सरकार भी जब आए तो वो जुमला नहीं हो जाए जैसे पिछली सरकार। यही फर्क है मोदी और राहुल गांधी में। इसी प्रकार का महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र नहीं है, ये न्याय पत्र है जो 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा करके माननीय राहुल गांधी जी ने देश के हर वर्ग को, हर जाति, हर समाज, हर वर्ग में जाकर लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर उनके सुझावों के आधार पर ये न्याय पत्र बना हुआ है, जिसमें समाज के हर वर्ग को न्याय दिया जाए। युवाओं के लिए युवा न्याय, हमारी मातृशक्ति के लिए विशेष उनकी आर्थिक सुरक्षा न्याय, किसानों के लिए उनकी उपज के लिए सही मूल्य देकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए न्याय, कानूनी रूप से उन्हें उस चीज़ की सुरक्षा देकर कानून बनाने के लिए MSP के लिए कानून बनाकर उन्हें सुरक्षा दी जाए। इस देश के हर वर्ग की जनगणना कर और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी से जोड़ा गया है। तो ये न्याय पत्र है और इस पर से भी महत्वाकांक्षी जो घोषणाएं हमने की थी तो तेलंगाना में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इन चीज़ों को हमने हिमाचल प्रदेश में ये अमल हो रही हैं।
और लोगों से जो वादा किया था वो हमने पूरा किया है। चाहे किसान की कर्ज माफ़ी हो, हमने करके दिया। और इसलिए लोगों का विश्वास राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और जो उन्होंने कहा उसको कर कर दिखाया, इस चीज़ पर विश्वास है। तो इस देश की जनता में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। मोदी जी के जुमलों से और उनके अब जुमला गारंटी से लोग अच्छे तरह से परिचित हो गए हैं। आपने भ्रम वाली बात कही। बस एक सवाल है सर कि बीते 5 साल में हमने सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस के अंदर देखा कोई घटना तो वो ये रही कि कांग्रेस के जो लीडर रहे, बड़े लीडर, वो छोड़ करके भाजपा में गए। खुद उत्तर प्रदेश से 2 बड़े लीडर हैं, नितिन पटेल हैं और आपको ये हैं RPN सिंह हैं, ये दोनों भी छोड़ के चले गए। क्या वजह है? ये सवाल व्यक्तिगत रूप से अगर देश के, मैं ये तो 2 का नाम आपने लिया, देश के मैं इस प्रकार से 888 नेताओं के नाम मैं बतला सकता हूँ। और इन 888 राजनीतिक नेताओं को, जो विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद रह चुके हैं, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं, अपने अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, चुन चुन कर आइडेंटिफाई कर कर उन्हें जितनी भी संवैधानिक संस्था हैं उनके माध्यम से उन्हें डर कर, धमका कर, बहका कर, उनके घर परिवार को डरा कर और आतंकित कर कर कई लोगों से मजबूरी में इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, अवसरवादी होते हैं, उनको लगता है कि जहाँ दम वहाँ पर हम का नारा लेकर चलते हैं। उनके बारे में तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आम तौर पर सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट, तालुका और ग्राम सभा स्तर पर भी इस प्रकार के पोचिंग जिसको बोलते हैं, लोगों को शामिल करने की एक मिशन बोलकर उन्हें लिया हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता, क्योंकि इस देश की सोच संविधान के साथ जुड़ी हुई है। इस देश के लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इस देश में लोगों को भाईचारे का माहौल पसंद आता है। इस देश के लोग सर्वधर्म समभाव, एक दूसरे के धर्मों को, आस्थाओं को सम्मान करने में विश्वास रखते हैं। और इन 10 सालों से जो इस सरकार ने दिया, इस देश की जनता उन्हें बड़ी भांति परिचित हो चुकी है। चलते चलते बस आखिरी सवाल, आप यूपी के प्रभारी हैं। यूपी से आपका जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, कितनी सीटें जीत रहा है और ओवरऑल पूरे इंडिया में इंडिया अलायंस कितनी सीटें? देखिए, यूपी में अभी 4 चरण हुए हैं, आज 4था चरण और मैं कल हुआ, और मैं कह सकता हूँ कि बचे हुए 3 चरणों में अगर मैं देखूँ तो जिस प्रकार से एक रुझान मैं महसूस कर रहा हूँ, यूपी में 52 से 58 सीट निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और पूरे इंडिया की बात करें तो तेज बदलाव है, उसका तो अंदाज बिकॉज इस प्रकार से अंदाज लगाना है, लेकिन देश में बदलाव और एक भारी बहुमतों से गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है।